नमस्कार। मैं डॉक्टर विकास पांडेय, अतिथि व्याख्याता, दुर्ग साइंस कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी। आज हम अर्थक्वेक या भूकंप के बारे में जो चर्चा करेंगे। ये बीएससी फर्स्ट ईयर जो अभी नया सिलेबस आया है, ये फर्स्ट पेपर से रिलेटेड है। ये जिसमें जियो डायनेमिक्स है, उसके तृतीय अध्याय में ये है। थर्ड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में ये मिलेगा आपको। तो आइए शुरू करते हैं। अर्थक्वेक अर्थक्वेक जो है, ये दो शब्दों से मिल के बना हुआ है, अर्थ एंड क्वेक। दैट मीन्स अर्थ मीन्स जियो या भू, और क्वेक मतलब कंपन। इसे ही भूकंप के नाम से भी जाना जाता है। और इसे दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि अर्थक्वेक इज द शेकिंग ऑफ ग्राउंड। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो अर्थक्वेक है, ये एक जो किसी रॉक फॉर्मेशन में जो वाइब्रेशन डेवलप होते हैं, वो एक किसी एनर्जी के रिलीज हो जाने के कारण जो उत्पन्न होती है कंपन, इसे ही अपन अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। एन अर्थक्वेक इज द सडन वाइब्रेशन ऑफ अर्थ सरफेस बाय रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी। यहाँ जो एनर्जी है वो किस तरीके से यहाँ स्टोर हो जाती है, और किस तरीके से इसमें जो मूवमेंट होता है, ये इसमें हम आगे देखेंगे। यह एक पानी में जिस तरह से तरंग प्रवाहित होती है, बस उसी तरीके से यहाँ जो जमीन के अर्थ सरफेस में जो सॉलिड रॉक वहाँ से, या रॉक जो उनके सॉलिड सरफेस में जो ट्रेवल करने वाला जो वेव है, उसे हम अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, यहाँ टेक्टोनिक अर्थक्वेक जो आर द मोस्ट कॉमन एंड देयरफॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ अगर हम देखेंगे तो अर्थक्वेक को दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है, इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। जिसमें जो टेक्टोनिक अर्थक्वेक है, यह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो अधिकतर भूकंप का जो कारण है वह इसी के कारण होता है। और ये टेक्टोनिक अर्थक्वेक को समझने के लिए एक जियोलॉजिस्ट जो है एच एफ रीड, वो उन्होंने इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी एक के द्वारा इसे बताने की कोशिश की है। और इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, इसे हम एक चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ तीन तरीके से यहाँ एक चित्र दिया गया है, ए बी एंड सी। तो तीनों डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो यहाँ जो है ए जो है, इसमें नो स्ट्रेस कंडीशन है, जिसमें किसी भी प्रकार से इसमें बल नहीं लग रहा है। लेकिन सेकंड कंडीशन ऐसा है जो एक अ, इसमें इलास्टिक स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, और उसके कारण इसमें एक एनर्जी स्टोर हो रही है, जो स्ट्रेस के कारण जो किसी रॉक फॉर्मेशन में अगर किसी प्रकार से कोई स्ट्रेस या जो बल, अगर उसमें किसी किसी दिशा में लगने वाले बल को अगर हो, उसे ही हम स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। और उसके कारण जो उसका विरूपण हो जाए, उसका जो आकृति में चेंज आ जाए, उसे स्ट्रेन के नाम से हम जानते हैं। यहाँ दो अलग अलग डायरेक्शन में लगने वाले जो स्ट्रेस हैं, उसको यहाँ शो किया जा रहा है, जो रेड कलर के एरोज के रूप में। और जो प्रथम जो ए कंडीशन था, उसमें अगर ये बल अब लगने लग जाए, तो ये एक अपना बीच से किसी, अगर ये दोनों बल जो है किसी एक अक्ष में न लगते हुए दो अलग अलग जगहों से लगे, तो ये एक उस रॉक में विरूपण या इलास्टिक की लिमिट जो है जब तक है, वहां तक की ये डिफॉर्म हो जाती है। और जैसे ही ये इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर जाए अगर ये फोर्स, तो स्ट्रेस के इलास्टिक लिमिट क्रॉस करते ही यहाँ से एक बीच से एक भ्रंश में
एक क्रेक आ जाएगा और उसमें एक जंक्शन हो जाएगा या फॉल्टिंग के नाम से जिसे जानते हैं। और इसी के साथ ही एक जो स्टोर्ड जो स्ट्रेस है वह एक भूकंप के रूप में, एक तरंग के रूप में उस रॉक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है चारों तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक या भूकंप का जो वर्गीकरण है ये मेन 3 तरीके से इसमें देखा जाता है। ये पहला है इसके कॉज ऑफ ओरिजिन, बेस्ड ऑन कॉज ऑफ ओरिजिन, और ए और बी में है डेप्थ ऑफ फोकस, इसकी जो कितनी गहराई से यह भूकंप उत्पन्न हुआ वो। तीसरा है इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। प्रथम जो कंडीशन है कॉज ऑफ ओरिजिन, ये इसमें फिर पुनः दो तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, टेक्टोनिक अर्थक्वेक और नॉन टेक्टोनिक अर्थक्वेक। टेक्टोनिक अर्थक्वेक जो है प्लेट्स के मूवमेंट के कारण आते हैं, जिसे हम लोग टेक्टोनिक अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं, जो अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स हैं हमारे पृथ्वी पे या अर्थ पे। फॉर एग्जांपल यूरेशियन प्लेट, साउथ अफ्रीकन प्लेट, और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक्सेट्रा। और जो नॉन टेक्टोनिक अर्थक्वेक है इसमें ये दो तीन अलग अलग छोटे छोटे तरीके से आती है। और एक खास बात ये है कि जो टेक्टोनिक अर्थक्वेक है वो बहुत ही मेजर होता है, और नॉन टेक्टोनिक बहुत लोकल एरिया, उस लोकल एरिया में ही ज़्यादा यह देखने मिलते हैं, उससे दूर की तरफ ये नहीं दिखते। अर्थक्वेक ड्यू टू कोलैप्स ऑफ केविटी रूफ, ये नॉन टेक्टोनिक का पहला जो टाइप है, जिसमें जो चूना प्रदेश या कहीं अंडरग्राउंड माइनिंग हो रहा है उसके कोलैप्स हो जाने के कारण ये अर्थक्वेक डेवलप होती है। वॉल्केनिक अर्थक्वेक में ज्वालामुखी उद्गार या फिर वॉल्केनिक इरप्शन होने के कारण उसके आसपास के एरिया में जो वाइब्रेशन डेवलप होती है उसे वॉल्केनिक अर्थक्वेक कहते हैं। और अर्थक्वेक ड्यू टू सरफेस कॉजेज और डेरिवेशन अर्थक्वेक, यह एक अलग ही तरीके से अर्थक्वेक है, जैसे किसी डैम का ढह जाना, किसी बड़े किसी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका कोलैप्स हो जाना, या किसी बम वगैरह के विस्फोट के कारण उसमें उत्पन्न कंपन को इसमें लिया जाता है। डेप्थ ऑफ फोकस, ये सेकंड जो इसका क्लासिफिकेशन का जो वर्गीकरण करते हैं ये है। इसमें जो जहाँ से भूकंप उत्पन्न होती है उसे फोकस के नाम से जाना जाता है, जो अर्थ की सरफेस के डेप्थ में यानी beneath the earth surface यह होता है। अ, इसकी कितनी गहराई है उसके ऊपर यह डिपेंड करता है। सरफेस अर्थक्वेक मतलब बहुत ही सरफेस के नियर में रहेगा, शैलो फोकस अर्थक्वेक, और इंटरमीडिएट थोड़ा डेप्थ तक जाएगा, और बहुत ज़्यादा अधिक गहराई तक से डीप फोकस ऑफ अर्थक्वेक कहा जाता है। और तीसरे में है इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। इसके जो इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड इसका कितना है उसको देखते हुए जो अर्थक्वेक को क्लासीफाई किया जाता है, उसमें जो कि सिज्मोग्राम जो है उसमें कितना टाइम तक के वो अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया है, और साथ ही कितना उसमें उसका जो वेव का मोशन है वो दोनों को मैथमेटिकली कैलकुलेट करके उसको इसमें देखा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक। अब ये अर्थक्वेक अर्थ में कहाँ कहाँ ज़्यादातर देखने मिलते हैं, तो ये अर्थक्वेक ऑकर्स इन जनरली एक्टिव एरियाज सच एज, यहाँ अर्थ में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ ये हमेशा अर्थक्वेक आते ही रहते हैं, जैसे एक्टिव एरिया के नाम से क्या कहा जाता है, जो कि मिड ओशनिक रिड्ज या माउंटेन बिल्डिंग रीजन जो है, जहाँ पर पर्वतों का निर्माण होता है, या समुद्र के गहराइयों में जो रिड्ज मिलते हैं वहाँ पर ये अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा देखने मिलता है। और ये लगातार अगर सीरीज में ये सब देखने मिले इसको सिस्मिक बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये सर्क्यूम पैसिफिक बेल्ट जो है, और अल्पाइन हिमालयन बेल्ट और रिफ्ट वैली रीजन, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं जहाँ पर ये अर्थक्वेक हमेशा अ, पाए जाते हैं। यहाँ अर्थ के जितने भी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो मेजर कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक दोनों टाइप के, उसको यहाँ शो किया जाना है। जो कॉन्टिनेंटल है वो है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट,
ऑस्ट्रेलियन प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये सारे हैं। और इन्हीं प्लेट के मार्जिन जो है ये बाउंड्री है, इसी पे अर्थ पे ज़्यादातर देखने मिलता है। साथ ही ये जो हिमालयन टेरेन है, जहाँ जो ऐसे अ, जहाँ पर जो कोलिजन होते हैं जो प्लेट्स के, वहाँ और जहाँ पे डाइवर्ज होते हैं, तो दोनों जगह पे ये अर्थक्वेक हमेशा देखने मिलता है। जो अगले जो है इसमें आप देख सकते हैं कि जो प्लेट मार्जिन है वो दोनों एक ही जगह पे यहाँ लिखे हैं। यहाँ यूएसजीएस जो है, अमेरिकन जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो जितने भी अर्थक्वेक आए हुए हैं उसे इस मैप में प्लॉट किया गया है। जो रेड कलर के जितने मार्क्स हैं वो एक एक अर्थक्वेक, एक एक डॉट है, और सारे इसमें प्लॉटिंग है जो दिखते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में जितने भी मेजर अर्थक्वेक आए जो 8.5 रिक्टर स्केल से अबव थे, वो यहाँ पर शो किया जा रहा है, पूरे लिस्ट है। मैक्सिमम 9.5 तक के रिक्टर स्केल तक ये चीन में ये देखा गया है 1960 में, जहाँ अर्थक्वेक बहुत ही मेजर जो उसका रिक्टर स्केल था, क्योंकि ये रिक्टर स्केल 1 to 10 तक के ही इसमें स्केल में आता है। और उन्हीं जो मेजर अर्थक्वेक को यहाँ प्लॉट किया गया है। ये मेजर अर्थक्वेक ऑफ इंडिया, ये ईयर 1819 से स्टार्ट है, और ये कंटिन्यू यहाँ 2005 तक के जो है उनको यहाँ एक मैप में भी प्रोजेक्ट किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो हिमालयन टेरेन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक देखने मिल रहा है पूर्वी भारत में, जो कि सेवन सिस्टर्स के नाम से फेमस है, जहाँ मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और ये सब आते हैं उस एरिया में। और गुजरात के कच्छ कुछ एरिया, इस जगह में भी यहाँ सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक रिकॉर्ड किए गए हैं। उसके बाद जो कुछ कुछ जगहों में बस ऐसा कुछ रेयरली देखने मिला है, लेकिन मेजर जो है ये जो रीजन है वहाँ देखने मिलता है, जो हिमालयन और गुजरात का। ये कुछ और अर्थक्वेक हैं जो 2005 से 2017 तक के जो मेजर अर्थक्वेक आए हैं हमारे इंडिया में। भारत के आने वाले जितने भूकंप हैं वो 2017 तक के इसमें अपडेटेड है। और सिस्मिक जोन ऑफ इंडिया, ये भारत का जो भूकंपीय क्षेत्र है उसको एक मैप में यहाँ दर्शाया गया है। ये बहुत ही पुराना मैप है, अभी ये लेटेस्ट आ चुका है। इसमें जो जो डार्क कलर के जो कलर शो कर रहे हैं ये मेजर अर्थक्वेक जोन है। उसके बाद धीरे धीरे ये कम होते जाते हैं, अब ये वाइट वाले में बहुत ही कम होते हैं। इसमें 5 जोन में इसको डिवाइड किया गया है। फिफ्थ जो है सबसे मेजर, और वन जो है जो लो रिस्क एरिया होता है। यहाँ पर एक और मैप है जिसमें ये शो किया जा रहा है कि इसमें जो जो चार जो 5 डिवीजन थे पहले के, आजकल उसको 4 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। तो ये जो 1 और 2 था वो दोनों आजकल 1 बन गए हैं, सॉरी। और जो 2 था, जो 3 था वो 2 बन चुका है, और जो जो 4 था वो 3, और जो 5 था वो 4। अभी ये इस तरीके से ये जो पहले 5 डिवीजन थे वो 4 डिवीजन हो गए हैं। अ, अब ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो अर्थक्वेक को जानने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, कि वहाँ उस एरिया में जो क्या क्या अर्थक्वेक एक्टिविटी होता है उसको किस तरीके से अपन एक कुछ शब्दावली में जानते हैं, जिसमें है फोकस। फोकस जो होता है जहाँ से अर्थक्वेक जनरेट होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इस डायग्राम में जो सबसे नीचे जो दिखा रहे हैं ये पृथ्वी के सात सात कटिंग एरिया है, जिसमें नीचे फोकस दिखा रहे हैं। उसके बाद ऊपर एपी सेंटर उसी के वर्टिकल प्रोजेक्शन में। और इसमें जो तरंगे जो उत्पन्न होती है एक बराबर मैग्नीट्यूड की जो वेव्स हैं, उसको एक काल्पनिक रेखा से उसको मिला दिया जाता है, जिसे आइसोसेल्यूलर लाइन के नाम से जाना जाता है। कि जैसे जैसे सेंटर से या एपी सेंटर से दूर की तरफ जाती है, इसका जो मैग्नीट्यूड का जो आइसोसेल्यूलर लाइन का वो कम होते जाता है। अर्थ क्वेक इंटेंसिटी, यह एक
जो उसमें एनर्जी कितना उत्पन्न होता है उसको देखते हुए ये अर्थक्वेक की इंटेंसिटी जो इसमें लिया जाता है, इट इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक। किसी भी भूकंप से चाहे कितना डिस्ट्रक्शन हुआ उससे उसका अनुमान लगाया जाता है। एक है सुनामी। सुनामी जो है ये सेकेंडरी इफेक्ट है किसी अगर ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में अगर ये अर्थक्वेक आता है तो ये तो केवल एक अर्थक्वेक होता है, जो कि सरफेस में महसूस होता है, लेकिन इसके कारण सेकेंडरी जो अगर ये ओशनिक क्रस्ट में अगर अर्थक्वेक डेवलप हो जाए या उत्पन्न हो जाए, उसका ओरिजिन हो, तो ये एक सुनामी का रूप ले लेती है, जिसमें करीब करीब 200 किलोमीटर से लेके 800 किलोमीटर दूर तक के ये एरिया को कवर करती है। और ये 30 मीटर हाइट तक की ये उसमें जो एक सी वेव को डेवलप करके सी शोर वालों को ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। अ, भूकंप से क्या क्या इफेक्ट होते हैं, इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, और वहाँ के जो रहने वाले हैं उसमें बहुत प्रभावित होते हैं। रोड जो है उसमें फीसर डेवलप हो जाते हैं, क्रैक या दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। रेलवे लाइन जो है ट्विस्टेड हो जाते हैं, जो उनकी पटरियाँ। और ब्रिज जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। सिटीज जो ग्राउंड है जो ग्राउंड वेव्स डिस्ट्रक्शन के कारण जो वहाँ पे अंडरग्राउंड सप्लाई जो जैसे अगर एलपीजी गैस या और कुछ भी रहता है वो उसके कारण उसमें अफेक्टिंग हो जाता है। रिवर चेंज, जो रिवर का डायरेक्शन है वो कभी कभी चेंज हो जाते हैं इसके कारण। और जो कुछ कुछ रॉक्स में ये परमानेंट टिल्टिंग डेवलप हो जाती है, जो वलन के नाम से जानते हैं लोग। और सुनामी इसके कारण उत्पन्न होता है, अभी पहले ही देख चुके। जो ग्राउंड वाटर है वो कभी कभी वहाँ का जो ग्राउंड वाटर जो है वो सूख जाता है। जो अंडरग्राउंड वाटर जो लेवल है वो कहीं और चले जाते हैं। कभी कभी जो फीसर जो है वो उसमें से वॉल्केनिक इरप्शन भी हो जाती हैं, जो फीसर इरप्शन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ इस इमेज में देख सकते हैं कि ये किस तरीके से जो वहाँ का ब्रिज, सॉरी, जो बिल्डिंग्स है उसको कैसे डैमेज इसमें हो चुके हैं। ये सुनामी को एक डायग्राम से थोड़ा समझाने की कोशिश किया गया है। यहाँ पर एक हॉर्स एंड ग्रेवन फॉल्ट डेवलप हुआ, जिसके कारण यहाँ जो वाटर का जो जो वहाँ पर भरा हुआ था वो जैसे ही वो नीचे की तरफ जो भी रॉक ब्रेक होके नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ, उसके साथ ही वहाँ का जो जल जो भरा हुआ है वो भी इसके साथ नीचे आती है। और वो प्रतिबल के कारण वहाँ ऊपर अपलिफ्ट हो जाती है। और धीरे से ये पूरे एक सी वेव्स बना के दोनों, यानी अपने चारों तरफ एक तरंग रूपी बहुत विशाल वेव सी वेव्स को सी शोर तक के ले जाती है, और जिसके कारण वहाँ सी शोर के समुद्री किनारों पे रहने वाले इससे प्रभावित होते हैं। अर्थक्वेक को मेजर कैसे किया जाता है इसके लिए हम आगे देखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक। seismographs seismographs are instrument which detect and record earthquakes। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो एक दो दो टर्मिनोलॉजी यहाँ और यूज होते हैं जो इसको रिकॉर्ड करने के काम आते हैं। एक है सिज्मोग्राफ और दूसरा है सिज्मोग्राम। तो यहाँ ध्यान देने बात ये है कि जो हम लोग जिसे ग्राफ के रूप में देखते हैं वो सिज्मोग्राम होता है, और जिसे हम सिज्मो जो इंस्ट्रूमेंट है वो इसको हम सिज्मोग्राफ के नाम से इसको जानते हैं। तो यहाँ एक सिज्मोग्राफ जो दिखाया जा रहा है कि इंस्ट्रूमेंट जिसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है और उसमें ये सिज्मोग्राम बनते हुए है। तो यहाँ क्या है कि बेस जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर एक फ्रेम लगा हुआ है। फ्रेम में एक स्प्रिंग लगी हुई है जिससे एक वेट लगा हुआ है, और वेट के साथ एक स्टाइलस है जो इंक से भरा हुआ, जिसमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक पेन के जैसा होता है। और साथ ही इसमें एक ड्रम, जो रिकॉर्डिंग ड्रम माउंटेड रहता है, जिसमें ग्राफ रैप रहता है उसके साथ, यानी टाइम से कोरिलेटेड ग्राफ रहेगा जो।
और उसके साथ ही ये पूरे इसका जो रिकॉर्डिंग है स्क्रीन के डिसबैलेंस होने के कारण, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के कारण ये ग्राफ बनते हैं। इसी का एक और जो सिस्मोग्राफ है, ये थोड़ा एडवांस है, जो कि ज़्यादातर ये देखने नहीं मिलता। पर यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक पिलर है जिसमें एक वायर लगा हुआ है, वायर में एक वेट लगा हुआ है, और एक कील के जैसे इसमें एक सपोर्ट है जिसमें मिरर लगा हुआ है, और एक लेज़र लाइट जो है वो उससे लाइट होते हुए इस लेज़र में रिफ्लेक्ट होके रिकॉर्डिंग ड्रम तक जाती है, और ये पूरे कंप्यूटर में ये सारे रिकॉर्ड उसको स्टोर करती है। अब ये है सिस्मोग्राम। सिस्मोग्राम क्या होता है? ये एक जो सिस्मोग्राफ है या इंस्ट्रूमेंट है, उसके उससे बनने वाला जो ग्राफ है उसको हम सिस्मोग्राम के नाम से जानते हैं। ये इस तरीके से जो जिगजैग जो इसमें आपको दिख रहे हैं जो लाइन, वो उन्हीं को हम ये सिस्मोग्राम के नाम से जानते हैं। और इसमें जो वर्टिकल लाइंस है वो एक टाइम इंटरवल को शो करते हैं, 1 मिनट का। ये फॉर एग्जांपल ये 1 मिनट का टाइम इंटरवल शो कर रहा है, और जिसमें ये 3 तरीके से वेव इसमें जनरेट होते हैं। कभी भी किसी भूकंप के जो सिस्मोग्राम बनते हैं उसमें 3 वेव एक साथ उसमें हम लोग को देखने मिलते हैं, एक के बाद एक। सबसे पहले हम लोगों को प्राइमरी वेव मिलता है, फिर सेकेंडरी वेव, उसके बाद सरफेस वेव। सरफेस वेव को ही एल वेव के नाम से भी जाना जाता है। पी वेव जो है वो प्राइमरी वेव है। सबसे पहले ये प्राइमरी वेव ट्रेवल करते हैं, जो कि 3 मीडियम में ये आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस या एयर। और दूसरा जो सरफेस वेव है ये केवल सॉलिड में ट्रेवल कर सकते हैं। सरफेस वेव या पी वेव और एस वेव से ही जनरेटेड एक तीसरा वेव है जो सरफेस में मूव करते हैं, तो सरफेस वेव कहा जाता है। ये इन्हीं वेव को इसमें से शो किया जा रहा है कि ये इसमें। और नेक्स्ट में यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो मूवमेंट है किसी भी वेव का, तो प्राइमरी वेव जो है हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करता है, जैसे किसी स्प्रिंग को खींच के हम छोड़ देते हैं, तो उसमें जो जो एक विक्षोभ उत्पन्न होती है वो प्राइमरी वेव या पी वेव के जैसा होता है। और दूसरा है ये एस वेव, जैसे स्नेक के मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है, स्नेक सांप वगैरह के, ये उस तरीके से ये मूव करती है। और सरफेस वेव इन दोनों का मिक्स जो जो फॉर्म है वो सरफेस वेव होता है, जो कि ये अर्थ के सरफेस में ही ये ट्रेवल करती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो सिज्मोग्राफ है ये हम एक ही को देख रहे थे पिछले जो इसमें, लेकिन अगर रियल में कोई रिकॉर्डिंग करना हो किसी ऑब्जर्वेटरी में जहाँ अर्थ पे कोई रिकॉर्ड किया जाता है, तो ये 3 इंस्ट्रूमेंट एक साथ हमको यूज़ करने पड़ते हैं जो अलग अलग डायरेक्शन की शो करते हैं। अगर हम किसी एक को मान लो, फर्स्ट वाले को मान लेते हैं नॉर्थ साउथ का, और दूसरा जो है ईस्ट वेस्ट को शो करेगा उसके परपेंडिकुलर, और एक वर्टिकल, एक और ड्रम जो यहाँ देख सकते हैं ये वर्टिकली इसमें शो कर रहा है। फर्स्ट दो में तो ये हॉरिजॉन्टली है, और उसके बाद जो थर्ड वाले में ये वर्टिकल मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है। तो तीनों के तीनों किसी कंप्यूटर से माउंटेड होते हैं, जो कि एक प्रिंटर के जैसा जो है के साथ जुड़ा होता है, और तीनों डिवाइस जो है उन तीनों के तीनों का रिकॉर्डिंग एक साथ यहाँ इसमें रिकॉर्ड होता है, जो कि आप नीचे के डायग्राम्स में देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग होती है। 3 जो सिस्मोग्राम इसमें डेवलप हो रहे हैं, और तीनों का फिर एक साथ उसका अध्ययन किया जाता है, जिससे कि ये अर्थक्वेक के बारे में इसमें पूरा डिटेल जानकारी ले सकते हैं। अर्थक्वेक इंटेंसिटी स्केल, जो अर्थक्वेक को जानने के लिए इसमें इसके 3 तरीके से जो 3 अलग अलग जो जियोलॉजिस्ट हैं या जियोफिजिस्ट हैं उनका जो इसमें स्केल के बारे में बताया गया है। जो पहला है रोजी कोरल स्केल, सेकंड मर्काली स्केल, एंड तीसरा है रिक्टर स्केल। इसमें से सबसे ज़्यादा जो फेमस या जो यूज होने वाला जो स्केल है वो रिक्टर स्केल है। रोजी कोरल स्केल जो है ये वहाँ के लोकल जो हाव जो पीपल के बिहेव और रिएक्ट को देखते हुए, और वहाँ कितना डिस्ट्रक्शन हुआ उसको लेके चलते हैं। और मरकाली स्केल ये जो है टोटल 12 डिवीजन में बटा हुआ है, जिसमें इंटेंसिटी को देखते हैं, उसके बाद एसिलरेशन उसमें कितना एसिलरेट हो रहा है,
उसको देखते हैं 1 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर उसका एक्सीलरेशन को किसी दोलन के उसको देख के इसको बताया जाता है। उसके बाद इसमें क्या इफेक्ट होते हैं उसको यहाँ रखा गया है। जो सबसे कम है वो 1 है, और सबसे मैक्सिमम जो है यहाँ 12 में आता है। ऐसे ही यहाँ फिर एक रिक्टर स्केल है। रिक्टर स्केल जो है इट इज बेस्ड ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी मैग्नीट्यूड रिलीज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। किसी भी अर्थक्वेक में कितना मैग्नीट्यूड उसमें सॉरी कितना मैग्नीट्यूड उसमें डेवलप हुआ है, उसमें रिलीज हुआ है उसका एनर्जी का, उसको लेते हुए उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है। जो कि उसके सिस्मोग्राम ग्राम के जो वाइब्रेशन और उसके ड्यूरेशन कितने टाइम तक के वो आया, उन दोनों का मैथमेटिकली कैलकुलेशन होता है। और ये टोटल 10 डिवीज़न में होता है। लेकिन यहाँ 2.5 तक का जो है ये ज़्यादातर फेल नहीं किया जाता बहुत से लोगों में। 4.5 में लोकल डैमेज होता है, जो जिस एरिया में जो एपी सेंटर होता है उसी एरिया में डैमेज होगा। 6 अगर 6 में देखेंगे तो ये कुछ डिस्ट्रक्टिव होता है, जो जिसमें जो वहाँ की आम जनता है उससे भी बहुत ही नुकसान होता है। उसके बाद जो 7 अगर 7th रिक्टर स्केल आ जाए तो ये फिर बहुत ही सीरियस इसको माना जाता है। और मोर देन 8 आ जाए तो ये टोटल डिस्ट्रक्टिव कंडीशन होती है। यहाँ सिज्मोग्राफ जो है सिज्मोग्राफ सॉरी जो सिज्मोग्राफ है, यहाँ एक खास बात यह है कि पी वेव का जो स्टार्टिंग पॉइंट हम लोगों को ठीक से पता नहीं चल पाता। और वैसे ही सरफेस वेव जो है उसका कब वो खत्म होती है उस वेव में, वो भी हम लोगों को क्लियर नहीं हो पाता। लेकिन ई वेव के अंत में और सेकेंडरी वेव के प्राइमरी वेव के लास्ट और सेकेंडरी वेव का जो मार्जिन है उससे हम लोग को क्लियर हो जाता है कि ये सेकेंडरी वेव कब स्टार्ट हुआ। वैसे ही सेकेंडरी वेव के और सरफेस वेव के जो बीच में जो है ये मालूम हो जाता है कि सरफेस वेव कब खत्म हो रही है। यहाँ सरफेस वेव क्लियर हम लोगों को पिक्चर शो करते हैं। तो जितना भी ऑब्जर्वेटरी है ये सेकेंडरी वेव को ही लेके चलती है। यहाँ नीचे एक टाइम और डिस्टेंस का एक ग्राफ है जिसमें अपर पार्ट जो है वो सरफेस वेव को शो करता है ब्लू लाइन के ऊपर की तरफ, और रेड लाइन जो है उसके नीचे की तरफ जो है प्राइमरी वेव, और सेंटर जो दोनों के बिटवीन में सेकेंडरी वेव है। तो कितना ड्यूरेशन तक के टाइम तक क्या है उस टाइम को यहाँ मैच किया जाता है। एक वर्टिकल मूव करते हुए इसको अंदर की तरफ लाते हैं, और जहाँ वह फिक्स हो जाता है दोनों को टच करते हुए सेकेंडरी वेव का जो टाइम, उसके वर्टिकल नीचे की तरफ देखने से हमको मालूम चल जाता है कि ये कितने डिस्टेंस में इसका एपी सेंटर होगा। यहाँ 3 अलग अलग ऑब्जर्वेटरी है जिनके रिकॉर्ड यहाँ है। उससे 3 अलग अलग डिस्टेंस हम लोगों को मालूम चल जाएगा। एक 1500 से ऊपर है 1500 से एबव, दूसरा है 4500 से एबव, और तीसरा जो है मोर देन 8000। तो इन तीनों को जो भी जो नेक्स्ट जो मैप होते हैं इसमें इसको स्केल में रख के और एक 3 सर्कल इसमें बना दिए जाते हैं इस तरीके से। जो 3 ऑब्जर्वेटरी किसी जो मैप है जैसे 1:25,000 या 1:50,000 का जो टोपो शीट है, उनमें एक ऑब्जर्वेटरी को प्लॉट किया जाता है। 3 ऑब्जर्वेटरी होंगे और उन्हीं ऑब्जर्वेटरी में उसका जो डिस्टेंस है उसको इस स्केल में कन्वर्ट करके एक सर्कल बना लिया जाता है। और तीनों सर्कल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उससे हमको वो ये मालूम चल जाता है कि एपी सेंटर कहाँ पर है। और तत्काल उस जगह प्रभावित क्षेत्र में उसका जो जो भी डिसीजन लेना है वो लिए लिया जाता है। अब कंट्रोल ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इसके लिए यहाँ कुछ बताया गया है। जिसमें है द नंबर ऑफ डीप होल्स आर ड्रिल्ड। उस जगह में जहाँ पर ये फॉल्ट प्लेस है, फॉल्टिंग प्लेन, उस जगह में बहुत सारे ड्रिल होल किए जाते हैं और उसमें वाटर को फिल कर दिया जाता है, ताकि जब भी ये इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट हो तो ये एक लुब्रिकेंट की तरह वर्क करे, और उसके कारण ये अर्थक्वेक का जो फ्रिक्शन है वो कम हो गया, अर्थक्वेक का इंटेंसिटी को कम कर दें। दूसरा है यहाँ न्यूक्लियर डिवाइसेस है। अगर हमको पहले से पता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है तो ये हम उनका वेट ना करते हुए कि कब अर्थक्वेक आए उससे पहले ही उसको एक्सप्लोड करके उस जगह में पहले ही नोन अर्थक्वेक जनरेट कर देते हैं, जिससे आगे उसका
प्रॉब्लम ना हो। अर्थक्वेक रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर्स, अब ये अर्थक्वेक रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो उसका बेस जो है एकदम हार्ड रॉक में होना चाहिए उसका। और ये हाई राइज बिल्डिंग ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर बना भी रहे हैं अगर दो हाई राइज बिल्डिंग, तो इनके बीच में जो रोड है वो बहुत ही वाइड होना चाहिए, ताकि एक बिल्डिंग से गिर जाने से वो दूसरे बिल्डिंग में ना गिर जाए। और इसको बहुत ही केयरफुल प्लानिंग किया जाता है। और इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी अगर जितना ज़्यादा हो तो उतना अच्छा है, इसके लिए हम इसमें रेनफोर्स कंक्रीट जो है वो यूज़ किया जाता है। कभी कभी इसमें जो बिल्डिंग्स बनती है उसको स्टील फ्रेमिंग भी कर दिया जाता है। जैसे हाईटेक सिटी जो है हैदराबाद का जो जो एक पूरा एक अर्थक्वेक रजिस्टिंग स्ट्रक्चर है, जिसको स्टील फ्रेमिंग कर दिया गया है। अगर आप कभी उसको देखेंगे तो आप नेट में भी देख सकते हैं कि हाईटेक सिटी हैदराबाद वो उसका किस तरीके से उसमें बना हुआ है। और इसके जो अ, जो अर्थक्वेक जोन है जहाँ पर हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि सिस्मिक जोन ऑफ इंडिया है, उसमें जिस जगह में अर्थक्वेक जोन है वहाँ हाई राइज बिल्डिंग को हमेशा अवॉइड किया जाता है। और कभी कभी ये फॉल्ट जोन है, फॉल्ट प्लेन्स है जहाँ पर अर्थक्वेक आ सकते हैं, उसको ग्राउटिंग भी कर दिया जाता है, ताकि उसको अच्छे से सीमेंटिंग करने से वो आपस में बाइंड हो जाए, जुड़ जाए, और उसके कारण ये आप वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ना हो। तो इस तरीके से ये अर्थक्वेक, इसके अलावा भी बहुत सारी तकनीक है, पर ये कॉमन जो है यहाँ हम देखे हैं। फोरकास्टिंग, जो पूर्वानुमान किसी चीज़ का जो लगाते हैं, वैसे यहाँ भूकंप के लिए भी पूर्वानुमान का अ, इसमें आप देख सकते हैं। लेकिन अभी तक के जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये कभी भी हमको अच्छे से ये पूर्वानुमान या फोरकास्टिंग के लिए हेल्प नहीं कर सकी है। पर कुछ जो जैसे हम लोग जानते हैं कि प्राइमरी वेव थोड़ा फास्ट होता है और सेकेंडरी वेव उसके स्लो मोशन होते हैं। तो प्राइमरी वेव को ये जो एनिमल्स हैं इनके सिक्स्थ सेंस बहुत ज़्यादा एक्टिव होने के कारण ये प्राइमरी वेव को महसूस कर लेते हैं, और उसके कारण ये कुछ अलग अलग एक्टिविटी शो करते हैं, जिसके कारण हम तो जानने के और जान सकते हैं कि ये क्या कैसे होते हैं। जैसे कि डॉग बिकम्स डिसोबेइंग, अपने जो ऑनर है उसका जो उनको उनकी बातों को न मानना। सम डॉग्स bark बिफोर देयर मास्टर एंड रन टू बाइट समथिंग। अपने जो मास्टर्स हैं उनके जो उनको ही वो भौंकने लगते हैं या काटने के लिए करते हैं, और उनको खींचने लगते हैं। वैसे ही पिग जो है बाइट्स अदर पिग्स, जो पिग्स हैं वो दूसरे पिग्स को काटने लग जाते हैं। फिशेज जो है वो जैसे एक्वेरियम में रखे हुए हैं या तालाब में, वो ऊपर की तरफ जंप करने लग जाते हैं एक साथ बहुत सारे। और मेनी एनिमल्स लाइक स्नेक, रैबिट्स, रेड, मंगूज एक्सेट्रा रन्स अवे फ्रॉम देयर ग्राउंड लेवल फूड। जिस बिल में ये रहते हैं वहां से निकल कर बाहर की तरफ भागने लगते हैं। ये कुछ बिब्लियोग्राफी है जिससे ये पूरा स्लाइड दिया गया था। और थैंक्स फॉर सी माय प्रेजेंटेशन, विकास। ये एक एनिमेटेड पिक्चराइज करने की कोशिश किया जो अर्थक्वेक में कैसे कंडीशन होते हैं। थैंक यू।